नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और निरंतर अपनी तैयारी में आप लगे हुए हैं। देखिए साथियों, यकीन मानिए, आपकी की हुई मेहनत कहीं नहीं जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, निसंकोच होकर मेहनत कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथियों, जो लगातार मेहनत करता है, सकारात्मक रहता है, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास का, रिवीजन कर रहे थे आधुनिक काल का। उसमें हमने छायावादोत्तर या छायावाद के समकक्ष जो धाराएं चल रही थी, उसका हम रिवीजन कर रहे थे। जो 3 धाराएं थी, उसमें तीसरी धारा जो राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा थी, यानी जिसमें देशभक्ति पर कविताएं लिखी गई, उसका हम रिवीजन कर रहे थे। उसके 2 कवियों को हमने पढ़ लिया था। तीसरे कवि हैं उसके बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, ऐपलक, कवासी, विनोबा सतवन, हम विस्पाई जन्म की। हम विस्पाई जन्म की रचना एक और भी कवि या लेखक की है। आप कमेंट करके बता सकें तो ज़रूर बताएं कि किसकी है। और ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है सबसे अधिक, हम विस्पाई जन्म की और रश्मि रेखा। ये 2 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बाकी रचनाएं तो हम कह नहीं सकते साथियों कि कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परीक्षा में आ जाती है, वही महत्वपूर्ण हो जाती है। आजकल साथियों एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा ही रहने लग गई है, तभी छींक आ के हर व्यक्ति परेशान है इस एलर्जी से। पता नहीं किससे तो होती है, किससे नहीं, पर बहुत अधिक दुखी कर लेती है। तो आपको भी ज़रूर वीडियो में कुछ डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये बीमारियां हैं, ये लगती रहती हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं होता है। आगे देखिए, सृजन की ललकारें और विप्लव गायन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में संयम के लिए विस्पाई और अनिकेतन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। नवीन ने कानपुर से प्रकाशित प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। नवीन ने प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को उनके पत्र प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नवीन ने अपनी रचनाओं में क्रांति के लिए प्रलय तक का आह्वान किया है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूदर हो जाए। ये इनकी इसी कविता की 2 प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, यानी उस समय देशभक्ति पर रचनाओं में इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी थी युवाओं को प्रेरित करने के लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। अगली हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी झांसी की रानी कविता हम बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है उनकी। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1948 ईस्वी में। बहुत कम उम्र इनकी रही, एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत कम उम्र में। लेकिन थोड़ी रचनाएं लिखी, लेकिन बहुत ही शानदार रचनाएं इन्होंने लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधारा, कविताएं हैं झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, जलियांवाला बाग में बसंत। ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना मानी जाती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सुभद्रा को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सुभद्रा जी को राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने उनके बारे में कहा है, राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री माना है सुभद्रा कुमारी चौहान को गणपति चंद्र गुप्त ने। सुभद्रा ने पहली कविता नीम नाम से 9 वर्ष की आयु में लिखी थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने लिखने का कार्य शुरू कर दिया था। सुभद्रा की रचनाओं में वात्सल्य सुख देखने को मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक महिला है तो वात्सल्य सुख तो जन्मजात होता है, उसमें प्राकृतिक गुण होता है। सुभद्रा की मृत्यु मात्र 44 वर्ष की अवस्था में वाहन दुर्घटना में हुई थी। फिर अगले हैं हमारे सियाराम शरण गुप्त, जन्म हुआ 1895 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, उन्मुक्त, बापू, विषाद, आर्द्रा,
मरणमयी, नोआखली, ये शैली से छायावादी एवं विचारों से गांधीवादी माने जाते हैं। यानी शैली तो लिखने की इनकी छायावादी थी, लेकिन विचार इनके गांधीवाद से प्रभावित थे। इनकी अनाथ रचना में ग्रामीण जीवन एवं जमींदारों के अत्याचार, शोषण और पुलिस की क्रूरता का वर्णन किया गया है। इनकी उन्मुक्त रचना में कुसुमदीप एक शांतिप्रिय नगर है, लेकिन लोहदीप उसे युद्ध करने के लिए मजबूर करता है। उन्मुक्त कविता में दो कोई द्वीप है, कुसुमदीप और लोहदीप। ये जो एक शांति का प्रतीक है और एक क्रांति का प्रतीक है। इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया है एवं इस आंदोलन को सांस्कृतिक आंदोलन कहा है। सियाराम शरण गुप्त जी ने महात्मा गांधी के आंदोलन को सांस्कृतिक आंदोलन कहा है। सियाराम शरण गुप्त ने माखनलाल द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता के अनुकरण पर एक फूल की चाह नामक कविता लिखी। माखनलाल जी की प्रसिद्ध रचना सभी को पता है, एक पुष्प की अभिलाषा है। उसी के अनुकरण पर उन्होंने एक फूल की चाह कविता लिखी थी। अगले हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, जन्म 1906 ईस्वी। रचनाएं हैं भैरवी, विस्पान, वासवदत्ता, चित्रा, वासंती प्रभाती, पूजा गीत और सेवाग्राम। सोहनलाल द्विवेदी बाल साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। ये गांधीवाद में आस्था रखने वाले कवि भी माने जाते हैं। सेवाग्राम इनकी रचना है, उसके कारण इनको गांधीवाद में आस्था रखने वाले कवि माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने सोहनलाल द्विवेदी को अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाला कवि कहा है। अगले धारा है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। 3 धाराएं हमने पढ़ी थी, जिसको एक को तो हमने नाम दिया था अलाहाबाद, दूसरी राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा और तीसरी है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। जिन छायावादी कविताओं में रहस्यवाद, राष्ट्रीयता, रोमांसिकता, सौंदर्यानुभूति एवं परिणयानुभूति इत्यादि सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वे समष्टि चेतना प्रधान काव्य या समेकित काव्य धारा के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें सारी मिक्स थी। यानी छायावाद में रहस्यवाद था, तो इन कविताओं में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, सौंदर्यानुभूति भी देखने को मिलती है, कुछ राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत भी, और कुछ जो अलाहाबाद की विशेषताएं थी वो भी देखने को मिलती है। तो इसलिए इनको समष्टि यानी सारी चेतनाएं थी उनसे प्रधान काव्य धारा कहा जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि निम्न हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, विद्यापति कोकिल। ये ऐसे सूत्र बना रखा है। जानकी के राम ने हरिकृष्ण को समष्टि विद्या सिखाई। समष्टि नाम इस धारा का नाम दे रखा है। विद्या से विद्यापति कोकिल और हरिकृष्ण हो गए। राम से रामकुमार वर्मा और जानकी से जानकी वल्लभ शास्त्री। पहले है रामकुमार वर्मा, जन्म 1905 ईस्वी, जन्म स्थान सागर MP। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रूपराशि, निशी, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि, चंद्र किरण, एकलव्य और जौहर। जौहर इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है, जो राजस्थान के जो जौहर हुए थे राजपूतों में, उनसे को लेकर है, और एक चित्ररेखा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं 2 ही। रामकुमार वर्मा को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 लिखने के कारण प्रसिद्धि मिली थी। रामकुमार वर्मा को छायावाद की लघुत्तरही में शामिल किया जाता है। इनकी रचना बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में लिखी गई थी को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है, और रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में लिखी गई, उसको हालांकि सभी आलोचक नहीं मानते, लेकिन कुछ आलोचक उसको प्रथम एकांकी मानते हैं और उसी के आधार पर इनको एकांकी का जनक मानते हैं। अगले लेखक कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, जन्म 1916 ईस्वी। रचनाएं हैं रूप अरूप, तीर तरंग, शकुंतला, राधा, कुंद और उपगुप्त, चाणक्य, शिप्रा, मेघगीत और अवंतिका। मेघगीत और अवंतिका, ये इनकी रचनाएं हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री कवि की अपेक्षा अच्छे गीतकार माने जाते हैं। इनको 1994 व 2010 में पद्म श्री सम्मान के लिए नामित किया गया था, लेकिन दोनों ही बार इन्होंने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। ये इनके बारे में एक अलग से रोचक जानकारी है। अगले हैं हरिकृष्ण प्रेमी, जन्म 1908 ईस्वी। रचनाएं हैं वंदना के बोल, अनंत के पथ पर, अग्नि गान।
इनकी रचनाओं में ओज और माधुर्य गुण का समन्वय देखने को मिलता है। अगले हैं विद्यापति कोकिल। इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिन और पुनर्मिलन। शिव कुमार मिश्र ने इनको हिंदी गीतकारों में प्रथम श्रेणी का गीतकार माना है, विद्यापति कोकिल को। तो ये हो गए हमारे जो छायावाद के समकक्ष अन्य धाराएं चल रही थी उसके जो बचे हुए कवि थे। हालांकि ये वीडियो छोटा ही बना है, लेकिन इसमें हमने बचे हुए कवि ले लिए हैं और अगला वीडियो हम साथियों प्रगतिवाद पर बनाएंगे। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।